हाय एवरीवन। फाइनेंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव बट इवन फ्रॉम अ रियल लाइफ पर्सपेक्टिव। उनमें से ही एक टॉपिक है इंटरेस्ट रेट्स। चाहे आप लोन ले रहे हो या अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं इन द फाइनल अमाउंट विच यू विल पे और यू विल रिसीव। एंड आप ये देखेंगे कि कैसे बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस एग्रीमेंट में होने से आपका जो फाइनल अमाउंट आपको जो पे करना है या रिसीव करना है वो कैसे चेंज होता है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना डिस्कस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। ये बताइए आप क्या पसंद करेंगे, 1 लाख रुपए आज या 1 लाख रुपए 1 साल बाद। अगर आपका आंसर है 1 लाख रुपये मैं आज ही चाहता हूँ, सो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब ये समझते हैं कि 1 लाख रुपए की आज की वैल्यू ज़्यादा है देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर। थोड़ा समझते हैं। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए आज के दिन अवेलेबल हैं, सो इस 1 लाख रुपये को मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रही है मेरे 10%। मैंने 1 लाख रुपये को इन्वेस्ट करा एट द रेट ऑफ 10%, तो आफ्टर 1 ईयर मेरे पास 1,10,000 रुपीज़ बचते हैं। जबकि इसलिए मेरे को ये पता है कि आज अगर मैंने 1 लाख रुपये मेरे पास है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है देन 1 लाख रुपये इन द फ्यूचर। सिमिलरली आज के दिन 1 लाख रुपये को मार्केट में जाके जो मैं चीज़ें परचेज़ कर सकता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इन द फ्यूचर। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ वन साइलेंट किलर विच इज़ इन्फ्लेशन। सो फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। महंगाई कितनी बढ़ती है आपने देखा होगा। आज से 5 साल पहले 500 रुपये जब यूज़ करते थे तब उसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता था, पर आज ही के दिन हम 500 रुपये लेके जाते हैं, उसमें सामान कम मिलता है। ऐसा क्यों? अमाउंट तो एग्जैक्ट सेम है, राइट? 500 देन उसका जो हमको वैल्यू मिल रहा है, जो परचेजिंग पावर है, वो रिड्यूस क्यों हो रही है? वो रिड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब ये है द प्राइस ऑफ द गुड्स जो कि 5 साल पहले था और आज है वो बढ़ चुका है। तो द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इज नोन एज इन्फ्लेशन। तो आज के दिन अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं तो आप उस 1 लाख रुपये से ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सकते हो, बिकॉज आज के दिन इन्फ्लेशन कम होगा एज कम्पेयर टू इन द फ्यूचर। तो 2 कारण हमने समझे हैं कि क्यों आज का अमाउंट ज़्यादा वैल्यूएबल है देन द फ्यूचर का अमाउंट। फर्स्ट इज़ द इंटरेस्ट रेट, सेकेंड इज़ इन्फ्लेशन। नाउ थर्ड थिंग इज़ हार्ड टू क्वान्टिफाई बट इट इज़ बेसिकली ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए बोलता है बी को कि मैं या तो आपको आज 1 लाख रुपये दूंगा या फ्यूचर में 1 लाख रुपये दूंगा। फॉर नाउ लेट्स अज्यूम इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट फिर भी एक रिस्क है। वो क्या? 1 साल बाद ए ने मना कर दिया तो कि मैं रुपए नहीं दूंगा। सो एक रिस्क भी हमेशा एसोसिएटेड है विद दिस थिंग कि जहाँ पर फ्यूचर में वो अमाउंट रिसीव होगा या नहीं होगा, दैट इज़ वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। सो 3 कारण की वजह से आज जो अमाउंट हमारे पास है दैट इज़ मोर वैल्यूएबल देन द एग्जैक्ट सेम अमाउंट इन द फ्यूचर। अगेन जस्ट फॉर द रिविजन, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन एंड द रिस्क। Now, there is another concept which we need to understand is of present value and future value. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए इन्वेस्टेड ₹1 लाख फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 years। एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं, हम करते हैं 2 years फॉर नाउ। एक टाइमलाइन बनाते हैं 0, 1, 2।
आज के दिन मेरे पास 1 लाख रुपए थे जिसको मैंने इन्वेस्ट करा। कितने रेट पे करा? 10% पे करा। सो 1 साल बाद इस 1 लाख की वैल्यू क्या हो जाएगी वो देखते हैं हम। 1 लाख प्लस 1 लाख इंटू 10%, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है और ये इंटरेस्ट है। कितना हो जाएगा? 1 लाख 10,000। अब इस 1,10,000 को हमने आगे 10% पे और इन्वेस्ट करा। सो क्या हो जाएगा? 1,10,000 प्लस 1,10,000 इंटू 10%, कितना आएगा? 1,21,000। सो आज का जो 1 लाख है उसको जब मैंने 2 ईयर्स के लिए 10% पे इन्वेस्ट करा, सो 1,21,000 रिसीव हो रहा है आफ्टर 2 ईयर्स। 1,21,000 को हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। 1 लाख इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये, जब हमने इनिशियली एग्जाम्पल में कंपेयर किया था कि 1 लाख रुपये को 1 लाख रुपये से, तो वहाँ तो बड़ा क्लियर कट आंसर आ गया था कि भाई 1 लाख रुपये आज ज़्यादा वैल्यूएबल है। बट उसी पैसे को जब मैंने इन्वेस्ट करा, सो वैल्यू आ रही 1,21,000। नाउ आई विल बी इनडिफरेंट बिटवीन 1,21,000 एंड 1 लाख रुपये। इनडिफरेंट क्यों? क्योंकि मेरा जो 10% इंटरेस्ट रेट है वो अकॉर्डिंग टू मी इज अकाउंटिंग फॉर एवरीथिंग। इट इज अकाउंटिंग फॉर माई इंटरेस्ट जो मार्केट में मिल रहा है, माई रिस्क जो बेसिकली है, ऑल्सो माई इन्फ्लेशन, उन सबको अकाउंट फॉर करके मैं बोलता हूँ मेरे को तो 10% रिटर्न चाहिए था। तो फॉर एन इन्वेस्टर्स, फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स परस्पेक्टिव, 1 लाख रुपये आज या 1,21,000 इन द फ्यूचर, आई विल बी इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब क्या हुआ? मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है। आई विल बी कंफर्टेबल विद ईदर 1 लाख टुडे और 1,21,000 आफ्टर 2 ईयर्स। सो 1,21,000 इज द फ्यूचर वैल्यू, 1 लाख इज द प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पर अगर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जब हम सेकेंड लेग पे आए, जब 1 साल से 2 साल पे आए, सो हमने 1,10,000 पे 10% निकाला। 1,10,000 पे 10% निकाला। 1 लाख पे 10% नहीं, 1,10,000 पे 10%। इसका मतलब जो पहले साल में हमने इंटरेस्ट कमाया था, उस इंटरेस्ट पे भी हमको इंटरेस्ट मिला है। दैट इज नोन एज कंपाउंडिंग। सो 1 लाख पे 10% तो मिलता ही, बट 10,000 पे भी 10% हमको मिल रहा है। वो जो 10,000 पे 10% मिल रहा है, दैट इज नोन एज कंपाउंडिंग। तो अगर मैं एक तरह से इसको फॉर्मूले के वे में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n। फॉर्मूला कभी भी आपको याद रखना ही नहीं है, आपको हमेशा लॉजिकली चीज़ों के साथ चलना है। फॉर्मूला सिर्फ मैं इसलिए रख रहा हूँ यहाँ पर फॉर रेफरेंस। समझते हैं। फ्यूचर वैल्यू कितनी थी मेरी? 1,21,000 थी। प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी? 1 लाख थी। इनटू 1 प्लस आर। आर क्या है? आर है बेसिकली मेरा इंटरेस्ट रेट, जो कि है 10%। एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स, या फिर हम आगे देखेंगे इसको नंबर ऑफ पीरियड्स भी बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं वो भी समझेंगे। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,21,000। सो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n। इसका मतलब अगर मेरी वैल्यू 1,21,000 थी, उसको मेरे को आज पुल करके लेके आना है। ठीक है, पुल का मतलब क्या है? एक और चीज़, इस चीज़ को बोलते हैं, अगर मैं फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ तो इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर की जो वैल्यू है उसको मैं पुल करके प्रेजेंट में लेके आ रहा हूँ। सो 1,21,000 की जो वैल्यू आज 2 साल बाद है, उसको मेरे को देखना है कि उसकी आज वैल्यू क्या है।
at the required rate of return which is 10% for me. So 1,21,000 को जब मैं 2 साल से 1 साल पे लेके आया, देखिए पर वापस एग्जाम्पल 0 1 2, 1,21,000 को जब मैं यहाँ लेके आता हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ जाने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने मल्टीप्लाई किया था। मैंने 1,10,000, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1,10,000 इंटू 1.1, वो भी सेम आएगा चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर 1,21,000 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू 1,10,000। अब इस 1,10,000 को मैं आज के दिन लाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1,10,000 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू 1 लाख। और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ 1,21,000 डिवाइड बाय 1.1 की पावर स्क्वायर, बिकॉज मैं 2 बार कर रहा हूँ इसको। दैट इज सिंपल मैथ्स, ठीक है। सो इस पूरी चीज़ को बोलता हूँ मैं डिस्काउंटिंग। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आगे जितने भी आप फाइनेंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का कुछ ना कुछ पॉइंट आएगा ही आएगा, या फिर ये लॉजिक को अप्लाई करना ही पड़ेगा। सो अगर कहीं पर भी डाउट है, वापस पीछे जाओ, वापस समझो कि क्या लॉजिक हमने लगाया और किस बेसिस पे हमने डिस्काउंटिंग के लिए हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, और फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हम क्यों उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द इंटरेस्ट रेट। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना बहुत ही एसेंशियल है फॉर योर फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस इज समथिंग विच एवरी फाइनेंस प्रोफेशनल शुड डेफिनेटली नो। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ए हैज़ इन्वेस्टेड 1 लाख रुपी फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मैंने 2 सिनेरियोज लिए हैं। सिनेरियो ए है कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कि 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। सिनेरियो बी है 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अगर आप पिछले एग्जाम्पल को देखोगे, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अर्न करना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अर्न करना। नाउ कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या है कि आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट करा ना, आपको जो पूरा इंटरेस्ट है वो 1 साल बाद मिलेगा, उस पूरे टाइम पे, उस पूरे अमाउंट पे। समझते हैं उसको। 0 1, आपने 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट करा वो 1 साल बाद जाके 1 लाख इंटू 1 + 10% आपको अमाउंट मिलता है, जिसको 1,10,000 बोलता हूँ। और अगर इसको सिंप्लीफाई करना है मेरे को, सो 1 लाख प्लस 1 लाख इंटू 10% इज इक्वल टू 1,10,000। मतलब सेम वेज है, कैसे भी आप करना चाहो। सो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या हुआ, जो पैसा मैंने इस पीरियड के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करा, 1 साल बाद उस पर जितना इंटरेस्ट मिलता है मेरे को, पूरा अमाउंट जितना इंटरेस्ट बनता है वो पूरा बन गया प्रिंसिपल पे। अब समझते हैं कंपाउंडेड सेमी एनुअली क्या हुआ। तो मैं लिखता हूँ 0 6 मंथ 12 मंथ और 1 ईयर पीरियड 1 लाख। कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब क्या हुआ, जिस पीरियड पे आपने, जिस टाइम पे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, वहाँ से 6 मंथ बाद आपको इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा फॉर दैट पीरियड, उसका आपको इनफ्लो हो जाएगा। देन आफ्टर दैट पीरियड, जो रिमेनिंग पीरियड है 6 मंथ पे, वो आपको इंटरेस्ट पे करेगा ऑन द एंटायर अमाउंट विच इज़ योर प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट ऑफ दैट 6 मंथ। समझते हैं। 1 लाख रुपये को 6 मंथ के लिए आता हूँ मैं, तो यहाँ कैसे करूँगा मैं करता हूँ, अगर मेरे को यहाँ की वैल्यू निकालनी है, 1 लाख इंटू 1.05 इज इक्वल टू 1 लाख
5000 और सिंप्लीफाई करता हूँ आपके लिए। 1 लाख तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। क्यों होगा ये 6/12? बिकॉज पूरा पीरियड नहीं, 6/12 का मतलब क्या हुआ, हाफ। 6/12 में 6 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 का हाफ 5% हो जाएगा, वही मैंने 5% ऊपर 1.05 लिया था आपके लिए। सो आप कैलकुलेशन करेंगे, एग्जैक्ट सेम अमाउंट आएगा, 1,05,000। नाउ दिस 1,05,000 इज अगेन इन्वेस्टेड एट द सेम रेट। मतलब कि 1 लाख तो था ही था, पर ऑन टॉप ऑफ दैट 5,000 पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो 1,05,000 इंटू 1.05। अगेन वाई 1.05? बिकॉज उस 6 मंथ के पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। 1,10,000 250। ना आप देख रहे हैं, जब वो अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली था तो हमारी फाइनल वैल्यू निकली 1,10,000। सेमी एनुअली था तो हमारी वैल्यू निकली 1,10,250। मतलब कि कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी जैसे ही मैंने बढ़ाई, मेरा फाइनल अमाउंट जो था वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? वो इसलिए बढ़ गया बिकॉज जब मैं कंपाउंडेड एनुअली था, मेरे को मेरे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, जबकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली पे जो 5,000, जो 1 लाख पे तो मेरे को 10% मिला, बट जो 5,000 जो मैंने अर्न करा ना, उस पर मेरे को 5% और मिला है। सो 5,000 का 5% 250 एडिशनल इंटरेस्ट है जो मेरे को रिसीव हुआ बिकॉज ऑफ दैट कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी। इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आप जब लोन लेने जाएंगे या नेक्स्ट टाइम आप अपना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, हमेशा चेक करना डॉक्यूमेंट्स को कि वहाँ पर क्या मेंशन्ड है। क्या वो इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली है या कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, किस तरीके से, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि फाइनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आप कितना पे कर रहे हो। नाउ कंटिन्यूइंग दिस एग्जाम्पल, पहला आता है, ए हैज़ इन्वेस्टेड 1 लाख in a fixed deposit with a bank, earning an interest rate as follows. Interest rate of 10% compounded annually, interest rate of 10% compounded semi-annually. ये हमने पिछले ही एग्जाम्पल में कवर कर लिया है। मैं इसलिए यहाँ पर थर्ड से शुरू करता हूँ। इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली। आप सब लोग भी अपने एंड पे एक ये बनाएं, क्वार्टरली है तो मतलब 3, 6, 9, एक क्वार्टर का मतलब 3 मंथ्स। इसका मतलब क्या होगा, जहाँ सेमी एनुअली पे मेरे को साल के बीच में आके एक इंटरेस्ट मिल रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को हर 3-3 महीने बाद इंटरेस्ट मिलेगा। सो यहाँ पर जो आपका 1 लाख था, वो यहाँ आने के लिए 1 लाख इंटू 1 प्लस 10% डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1,02,500। समझते हैं क्या करा यहाँ पर मैंने? पिछले एग्जाम्पल में जब सेमी एनुअली था, मैंने 10% को डिवाइड करा 2 से, बिकॉज 10% पूरे साल का रिटर्न है। 10% को जब मैं 6 मंथ्स के बेसिस पे पे करना चाहूँगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 महीने के लिए मेरे को 5% मिलेगा एंड देन मेरे को 5% मिलेगा। जब वो क्वार्टरली कंपाउंडेड है, क्वार्टरली कंपाउंडेड के लिए क्या चीज़ होगी, एग्जैक्ट सेम लॉजिक। क्वार्टर 4 होते हैं साल में, मतलब साल में मेरे को 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10 डिवाइड बाई 4 विच इज़ 2.5%। सो आपने जब करा, इसका मतलब 1 लाख इंटू 1.025 आपने किया, तो आपका 1,02,500 आ गया। मैं सिर्फ यहाँ पर एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए कि कैसे करा। 1 लाख प्लस 1 लाख इंटू 10% इंटू 3/12, दैट इज़ बेसिकली 3 महीने का, आउट ऑफ दैट 12 मंथ 3 महीने के लिए इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को।
If you do the calculation, it will be 1,02,500. This is or either you write it this way or this way, चीज़ सेम है. तो 6 मंथ पे क्या होगा आप खुद ही बताएं. 6 मंथ पे 1,02,500 इंटू 1.025, दैट विल बी द वैल्यू. इसी वैल्यू को आप जब यहाँ इसको मैं एक बार के लिए x बोल रहा हूँ, इसी को आप जब एक यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू 1.025. इसको मैं एक बार के लिए y बोलता हूँ, तो यहाँ कितना अमाउंट हो जाएगा y इंटू 1.025. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी इंटरेस्ट मिला, यहाँ पर भी इंटरेस्ट मिला, यहाँ पर भी इंटरेस्ट मिला, यहाँ पर भी इंटरेस्ट मिला. क्यों? क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली था, एवरी क्वार्टर आपको इंटरेस्ट मिल रहा था. तो अगर आपको कैलकुलेशन करनी है फाइनल की क्या अमाउंट होगा, तो वो निकालते हैं. वन लाख इंटू 1.025 टू द पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 1.025 टू द पावर 4 का मतलब ये हुआ, अगर मैं इंटरेस्ट रेट बार बार पे कर रहा हूँ एक इंटरवल पे, तो 1.025 जो मैंने पैसा अर्न करा उस पे मैं 1.025 और अर्न करूँगा, उस पे मैं 1.025 और अर्न करूँगा, और फाइनली 1.025 और अर्न करूँगा. तो आई कैन राइट इट एज अ 1.025 की पावर 4. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सो अमाउंट कहता आएगा 1,10,381. सो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड मंथली. ठीक है. अगेन आप एक टाइमलाइन, अगर मैं टाइमलाइन थ्रू समझते हैं इसको, सो 1 2 3 4 12. अब एग्जैक्ट सेम चीज़ ही है. अब यहाँ पर क्वार्टरली पैसा नहीं दे रहे, हम हर महीना इंटरेस्ट मिल रहा है. तो मतलब कि पैसा यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, ऐसे करते आप पूरे सके चलेंगे आगे तक. तो इसको मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ? मैं निकाल सकता हूँ 1 लाख इंटू 1 प्लस 10% डिवाइड बाई 12 टू द पावर 12. क्या करा है वापस समझो, एग्जैक्ट सेम चीज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर. 10% डिवाइड बाई 12 क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट रेट 10% 12 मंथ के पीरियड का है. एक मंथ में कितना मिलेगा मेरे को, आप वो देखें. तो 10 डिवाइड बाई 12 होगा. 10 डिवाइड बाई 12 का मतलब इतना परसेंटेज मेरे को उस एक मंथ के पीरियड के लिए मिलेगा. और इंटू 12 क्यों मैं सॉरी टू द पावर 12 क्यों कर रहा हूँ? टू द पावर 12 इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वो 12 बार मिलेगा, 12 टाइम्स मिलेगा. समझ रहे? सो दैट इज व्हाट इज कंपाउंडिंग इज हैपनिंग. सो 12 इज द कंपाउंडिंग पीरियड जो आ रहा है, और वहीं पर ही 12 आपका नीचे भी आ रहा है. सो अगर इसका आंसर आप निकालोगे, अमाउंट आता है 1 लाख इंटू 1.1046. तो फाइनल आंसर क्या आता है 110,460. ये मेरी फाइनल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है आफ्टर 1 ईयर. अब बिफोर गोइंग टू द लास्ट पार्ट विच इज़ कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, हम एक कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर. जब मेरी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एनुअली थी, सेमी एनुअली थी, क्वार्टरली और मंथली, इन सब में मैंने अमाउंट सेम रखा 1 लाख रुपये. इंटरेस्ट रेट भी सेम था 10%. क्या डिफरेंट था? कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी. और उस कारण से मेरा जो फाइनल वैल्यू निकला वो अलग आया. 10% जो कंपाउंडेड एनुअली था, तो मेरे फाइनल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकली 1,10,000 रुपये. एट द सेम टाइम अगर सेमी एनुअली था तो 250 था, 1,10,250. क्वार्टरली में थोड़ा और बढ़ा 1,10,380, एंड मंथली में वो थोड़ा और बढ़ा 1,10,460. इसका मतलब क्या? इसको लॉजिकली समझें. जब कंपाउंडेड एनुअली था तो मेरे को मेरे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिल रहा था.
जब सेमी एनुअली हुआ तो मेरे को प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिल रहा है, बट एक पीरियड में मेरे को उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, वहाँ पर मेरे को थोड़ा बेनिफिट हुआ 250 का। जब मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दिया तो मेरे पास वो पॉइंट ज़्यादा आ गए, जिस पॉइंट्स पे फॉर एग्जांपल 1 to 3 मंथ में जो मेरे को इंटरेस्ट मिला, मेरे को उस पर नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए अगेन इंटरेस्ट मिला। जो मेरा इंटरेस्ट 3 to 6 में मिला, उसमें मेरे को नेक्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट मिला। तो इस तरीके से जब मैंने कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई टू क्वार्टरली, तो मेरे 4 पॉइंट्स आ गए वहाँ पर, एंड उस चारों इंटरेस्ट पे मेरे को, सॉरी तीनों इंटरेस्ट पे मेरे को एडिशनल इंटरेस्ट मिला। उसको मैं, इसलिए मेरा 1,10,380 हुआ, और मंथली में वो अगेन 1,10,460 हुआ, फॉलोइंग द सेम लॉजिक। यहाँ तक क्लैरिटी आनी चाहिए कि हम किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं। तो कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से मेरा जो फाइनल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर ये लोन होता तो आपको मैं बैंक बोलता कि मैं, आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 बैंक से ऑप्शन है, तीनों बैंक आपको 10% 10% 10% पे ऑफर कर रहे हैं लोन, बट एक ऑफर कर रहा है आपको कंपाउंडेड एनुअली पे, एक कर रहा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली पे, और एक कर रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली पे। आप कौन सा चूज़ करोगे? आपने पैसा बोरो करा है, आपको रीपे करना है, ऑब्वियसली आप कंपाउंडेड एनुअली चूज़ करोगे, बिकॉज आप हाई अमाउंट पे क्यों करना चाहोगे, आप लेस अमाउंट पे करना चाहोगे, दैट इज़ 1,10,000 रुपी। सो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ प्रैक्टिकल लाइफ पर्सपेक्टिव। ठीक है, नाउ द फाइनल थिंग कम्स इज कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। नाउ कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का मतलब क्या हुआ? जैसे कंपाउंडेड मंथली का मतलब हुआ कि कंपाउंड, वो हर मंथ में मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का मतलब होगा मेरे को हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, हर मिली सेकेंड पे मेरे को मिल रहा है इंटरेस्ट। कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का मतलब क्या हुआ? मेरे को हर पॉइंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। अब आप बोलेंगे कि इसका मतलब तो मेरे पास इनफाइनाइट रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि हर सेकंड वाइज मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पर भी इंटरेस्ट आगे अर्न होता रहेगा, मतलब मेरे पास तो इनफाइनाइट अमाउंट आ जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया सिनेरियो अगर इन्वेस्टमेंट करने जाऊँ तो कहीं। बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है वो समझते हैं हम। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, जैसे कि जब मेरा कंपाउंडेड एनुअली था, तो मैंने क्या बोला? 1 + 10% डिवाइड बाई 1 की पावर 1, इसलिए मैं 1.1 लेके आया। तो क्या था? 1 + 10% डिवाइड बाई 2 की पावर 2। दिस वॉज माई 10.25% जो मेरा इफेक्टिव रिटर्न मैंने कमाया। अगर मेरा वो चीज़ थी, आप यहाँ देख लो, 10.25% इज व्हाट आई अर्न्ड। नाउ अगर वो कंटिन्यूसली होता है तो कैसे निकलेगा? 1 + 10% डिवाइड बाई n कंटिन्यूसली मैं कैसे मिली सेकेंड से करूँ? तो मतलब कि अमाउंट काफ़ी बड़ा होगा, मतलब मैं एक बार के लिए इसको इनफाइनाइट बोल रहा हूँ, पर इनफाइनाइट नहीं होगा ऑब्वियसली। ये अगर इसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे, अगर हर मिली सेकेंड बोल रहा हूँ तो एक कुछ ना कुछ बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर होगा, टू दी पावर, उसको मैं वापस में इनफाइनाइट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो आप समझ रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये इतना छोटा हो जाएगा कि जब उसको मैं बहुत बड़ी पावर से वो भी करूँगा, कंपाउंड भी करूँगा, एक फिक्स नंबर है वहाँ चला जाएगा ना। फाइनेंस में इस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिक्स से बोरो करा है, जिसको बोलते हैं यूलर्स नंबर, और जिसको डिनोट करते हैं ई से। यूलर नंबर क्या बोलता है? किसी भी नंबर को आप जब कंपाउंड करते हो फास्टर एंड फास्टर, तो वो अमाउंट इनफाइनाइट नहीं बनता, पर वो अमाउंट एक स्पीड लिमिट है, वहाँ तक जाके रुक जाता है। उस स्पीड लिमिट को हम कहते हैं यूलर्स नंबर, कि दिस इज़ द नंबर विच यू विल रिसीव अगर आपने कंटिन्यूसली कंपाउंड करवाया। अब यूलर्स नंबर जो होता है, यूलर्स नंबर की वैल्यू होती है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.71828।
सो ये कॉम्प्लेक्स साउंड कर रहा होगा बट कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप उसको समझते हैं कि किस तरीके से इस ई को यूज़ करके हम फाइनल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दैट वुड बी 1 लाख इंटू ई टू द पावर आर टी, जहाँ पर मेरा 1 लाख जो है इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट वैल्यू है। ई की पावर आर, आर क्या होता है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को आप हमेशा याद रखना, आपको डेसिमल प्लेस पे दिखाना है। 10% का मतलब 0.1, 12% का मतलब 0.12, 6% का मतलब 0.06। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.10517। इसका मतलब 1,10,517। नाउ ई टू द पावर 0.01 ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर में निकल सकता है या साइंटिफिक कैलकुलेटर में निकल सकता है। सो फॉर दोज पीपल जिनके एग्ज़ाम्स में ये फॉर्मूला फाइनेंशियल कैलकुलेटर नहीं है, उन एग्ज़ाम्स में यूजुअली आपको कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। नाउ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ विद दी माई इन्वेस्टमेंट, मेरा एनुअली कंपाउंडेड में मेरा वैल्यू हुआ 1,10,000, सेमी एनुअली में थोड़ा सा बढ़ा, क्वार्टरली में और थोड़ा सा बढ़ा, मंथली में 1,10,460 हुआ, और जब कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग करा तो 1,10,517 हुआ। ये क्या अमाउंट है, इसका मतलब अगर मैं 1 लाख को कंटिन्यूसली कंपाउंड करता रहूँगा एवरी मिली सेकेंड, तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो एट दी एंड आके हो जाएगी 1,10,517। नाउ there are certain things which we need to understand before we continue with our examples. जब भी हम यूलर्स नंबर को डिस्कस करते हैं, ई को, वी ऑल्सो नीड टू डिस्कस एल विच इज नेचुरल लॉग। नाउ एल को आप क्या समझो, एल को आप समझो एक तरह से वो अनडू बटन है। अगर मेरे को ई के इफेक्ट को ख़त्म करना है तो मैं एल करूँगा उसको। नाउ आपके कैलकुलेटर में, फाइनेंशियल कैलकुलेटर में आपके पास यूलर्स नंबर का भी सेक्शन होगा, वहाँ पर ही आपके पास एक की एल की भी होगी। नाउ एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स से ई टेल्स यू हाउ मच मनी you will have in the future. So ln से क्या निकलेगा, how much time it will take to reach there. समझे कैसे? अगर आज के दिन मेरे पास 1,000 रुपये है, उस 1,000 रुपये को मैंने इन्वेस्ट करा 10% पे, और मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू डबल हो जाए। 1,000 जो मैंने इन्वेस्ट करा वो कितना हो जाए, 2,000 हो जाए, तो वो कितने टाइम पीरियड में होगा। तो आप इस इक्वेशन में समझ रहे हैं, मेरे पास मेरी प्रेजेंट वैल्यू पता है, मेरे को मेरी फ्यूचर वैल्यू पता है, मेरे को मेरा आर पता है इंटरेस्ट रेट, पर टी नहीं पता। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँ इस चीज़ को? इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो 0.1t इज इक्वल टू 2। नाउ ई, जब मैंने एल का क्या बोला, एल इज बेसिकली अनडू बटन है, ई का अनडू बटन है। तो अगर मैं करता हूँ एल ई 0.1t इक्वल्स टू ln2, क्या करा मैंने, दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन में लॉग ले लिया। दैट इज, दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। सो ln और e आपस में कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 0.1t, यहाँ पर आपके पास बचेगा ln2। अगर आप ln2 को आप सॉल्व करने बैठेंगे, 0.693 डिवाइड बाय 0.1 इक्वल्स टू 6.93। 6.93 क्या हो गया, ईयर्स हो गए। मतलब कि अगर मेरे इन्वेस्टमेंट पे मेरे को 10% इंटरेस्ट रेट मिलता है
उस 10% इंटरेस्ट रेट अगर वो कंटिन्यूसली कंपाउंडेड है तो उस 10% इंटरेस्ट रेट से उस अमाउंट को डबल होने के लिए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट करा है एट 10% कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, so it will take 6.93 years for that amount to double, मतलब 1000 का 2000 होने में। और हम निकाल भी सकते हैं, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वेरीफाई? 1000 इंटू ई टू द पावर 0.1 इंटू 6.93। इफ यू सॉल्व फॉर इट, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 2, विच मीन्स 2000। हम एक रूल्स बना लेते हैं। अगर मुझे किसी भी इंटरेस्ट रेट को कंटिन्यूस बनाना है तो मैं उसमें एल करूँगा, बिकॉज वहाँ पर मैं उसको इम्पैक्ट डालूँगा। किसी भी इंटरेस्ट रेट से मेरे को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालनी है, कंटिन्यूस इंटरेस्ट रेट से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालनी है, तो मैं उसको ई टू द पावर करूँगा। सो इस वीडियो में अभी तक हमने डिस्कस करा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, क्या क्या वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद हमने प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट को भी समझा। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो ये था कि इंटरेस्ट रेट्स किस तरीके से आपकी फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू को इम्पैक्ट करती है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। अगर वो कंपाउंडेड एनुअली है, क्वार्टरली है, मंथली है या कंटिन्यूस है, सारा चीज़ आपके फाइनल इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को इम्पैक्ट करती है। अभी तक हो सकता है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर नहीं हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को वापस देखिए, अब इस चीज़ को रिवाइज करिए। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं मल्टीपल एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा, जिसके बाद आपके दिमाग में इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत फर्म हो जाएगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।